हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 13 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था एंटी कैंसर ड्रग। अभी तक एंटी कैंसर के 2 पार्ट आ चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट के अंदर हमने हार्मोनल थेरेपी के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर 4 क्लास है। एक है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर और 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर और नॉन स्टीरॉयड एंटी एंड्रोजन ड्रग। तो अभी तक हमने इन 4 क्लास के बारे में पढ़ा था। बट एक और क्लास है जिसको बोलते हैं एंटी एरोमेटेज इनहिबिटर ड्रग। तो उसके बारे में मैंने आपको यहाँ मेंशन नहीं किया था। बट सबसे पहले आज हम वो पढ़ेंगे एंटी एरोमेटेज। उसके बाद हम कीमोथेरापेटिक एजेंट पढ़ेंगे। तो उसमें हम सबसे पहली जो क्लास है एल्केलाइटिंग एजेंट, और इसके अंदर जितनी सब क्लास है इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर हम सेकंड क्लास है जिसका नाम है एंटी मेटाबोलाइट। उसके अंदर 3 क्लास आती है, फोलेट एंटागोनाइज, प्यूरिन एंटागोनाइज और पायरिमिडीन एंटागोनाइज। इन सब क्लास के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर से। तो ये लास्ट क्लास है हार्मोनल थेरेपी की। इसके अंदर 2 ड्रग आती है, एक आती है एनेस्ट्राजोल, दूसरी आती है लेट्राजोल। 2 ही ड्रग आपको याद रखनी है। ये ड्रग यूज़ की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। जब मैं आपको टैमोक्सिफेन का मैकेनिज्म बता रहा था तब मैंने बताया था फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर ऑलरेडी होता है। उसके बाद फीमेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन रहता है कम अमाउंट में, मेल सेक्स हार्मोन, ये भी कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में, एस्ट्राडायोल में। तो वो कन्वर्ट होता है किस एंजाइम की वजह से होता है? एरोमेटेज एंजाइम की वजह से। और दूसरा एक और स्टेरॉइड रहता है जिसका नाम है एनिड्रोस्टिनडायोन। तो ये भी एरोमेटेज की हेल्प से ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है और ये कैंसर सेल कंज्यूम करती है इस एस्ट्रोजन को और मल्टीप्लाई करती रहती है। तो फाइनली जब हम ये ड्रग देंगे एनेस्ट्राजोल और ये लेट्राजोल, तो ये ड्रग क्या करेगी? ये ड्रग इस एंजाइम को इनहिबिट कर लेगी। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट नहीं होगा एस्ट्रोजन में। तो फाइनली एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, तो सेल डिवाइड हो रही थी वो रुक जाएगी। तो फाइनली कैंसर में ये ड्रग यूज की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। तो आपको इतना ही याद रखना है। अब हम एल्केलाइटिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर 6 सब क्लासेज आती है। तो पहली जो क्लास है उसका नाम है नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एल्केलाइटिंग एजेंट से तो इसी क्लास के अंदर से आता है। तो इसके अंदर 4 ड्रग रहती है नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर। पहली जो ड्रग है वो है मीक्लोइथामाइन, दूसरी है साइक्लोफॉस्फामाइड, तीसरी है क्लोरम्ब्यूसिल और चौथी है मेल्फेलेन। तो इन सब ड्रग को आप MMCC से भी याद कर सकते हो, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब इस ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे, इन सभी ड्रग का और प्लस इस पूरी क्लास का कॉमन मैकेनिज्म एक्शन है। तो जितने भी एल्केलाइटिंग एजेंट ड्रग होती है उनके अंदर बाई फंक्शनल ग्रुप रहता है। अब ये बाई फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो होता क्या है कि ये जब अपनी बॉडी में जाएगी ये ड्रग, तो ये रिएक्टिव कार्बोनियन आयन बनाएगी। अभी जो रिएक्टिव कार्बोनियन आयन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अपने बॉडी के अंदर जहाँ भी इसको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल को, वहाँ पे जाके ये रिएक्टिव स्पेसिस अटैक कर लेगी। तो वहाँ पे जैसे अटैक करेगी मतलब बॉन्ड बनाएगी, अटैक का मतलब। तो ये कहाँ पे बनाती है? तो पोजीशन आपको याद रखनी है, N7 पोजीशन ऑफ ग्वानिन इन DNA। वहाँ पे ये एल्केलाइजेशन कर लेती है और जहाँ पे एल्केलाइजेशन कर लेती है वहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देती है, जिससे हम बोल सकते हैं क्रॉस लिंक विद DNA। जैसे DNA सिंथेसिस में इंटरफेयर करेगी और DNA के फंक्शन के साथ ये सारी ड्रग इंटरफेयर करती है, जिससे सेल डिवीजन वगैरह रुक जाता है। तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। N7 पोजीशन ऑफ ग्वानिन, वहाँ पे ये एल्केलाइजेशन करती है और क्रॉस लिंक हो जाती है DNA के साथ, उसके फंक्शन को इंटरफेयर कर लेती है। तो यही इसका मैकेनिज्म एक्शन है। अब हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो ड्रग है उसका नाम है मीक्लोइथामाइन। अब ये जो ड्रग है ये प्रोटोटाइप ड्रग है। प्रोटोटाइप ड्रग किसको बोलते हैं? जब किसी क्लास की पहली जो ड्रग डिस्कवर होती है उसी को प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो एल्केलाइटिंग एजेंट की ये फर्स्ट ड्रग है, मतलब सबसे बुजुर्ग वाली ड्रग है। तो अगर आप इस ड्रग को देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे 2 एक जैसे फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसी को हम बाई फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो देखो ये कौन से ग्रुप है? क्लोरीन है और इथाइल है। तो इसको हम बोल लेंगे बिस 2 क्लोरो इथाइल, मतलब बिस मतलब 2 है, 2 क्लोरो इथाइल किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर है। और इसी नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका पूरा नेम देखो आप,
बिस 2 क्लोरो इथाइल मिथाइल अमाइन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर है। अब आपको इस ड्रग के बारे में इतना ही याद रखना है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह ये सब हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग है उन सब के साइड इफ़ेक्ट एक जैसे ही है, बोन मैरो सप्रेशन वगैरह, तो हम लास्ट में देखेंगे वो सब चीज़ें। अब अपनी जो सेकंड ड्रग है उसका नाम है साइक्लोफॉस्फामाइड। तो ये जो साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग है ये एक प्रो ड्रग है। तो प्रो ड्रग अपनी बॉडी में जाके एक्टिव होती है। तो ये ड्रग क्या करेगी, ये अपनी बॉडी में जाएगी और लीवर के एंजाइम से, अब कौन से एंजाइम है, B26 साइटोक्रोम B26 और साइटोक्रोम 3A4। अब ये जो 3A4 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। 50% जितनी भी ड्रग होती है वो सब इसी एंजाइम से मेटाबॉलिज्म होता है, 50% ड्रग का। तो ये आप याद रखना, अभी याद रहे ठीक है, वरना बाद में देखने वाले ही हैं। तो ये जो साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग है ये अपनी बॉडी में जाएगी, फिर ये एल्डोफॉस्फामाइड बनाएगी। ये एल्डोफॉस्फामाइड, जब ये एल्डोफॉस्फामाइड बन जाएगा फिर ये एल्डोफॉस्फामाइड दो चीज़ें बनाता है, एक बनाता है फॉस्फामाइड मस्टर और दूसरा है एक्रोलिन। अभी जो फॉस्फामाइड मस्टर है तो यही अपना एक्टिव मेटाबोलाइट है। एक्टिव मेटाबोलाइट उसको बोलते हैं जो अपना एक्चुअल एक्शन देता है। तो एज ए एंटी कैंसर ये फॉस्फामाइड मस्टर ही काम आता है। बट ये जो एक्रोलिन है ये अपने को नहीं चाहिए। ये एक्रोलिन क्या करता है, ये अपने को ब्लैडर के अंदर टॉक्सिसिटी करता है, यूरोटॉक्सिक बोलते हैं इसको। तो ब्लैडर के अंदर जब टॉक्सिसिटी हो जाती है उसको हम बोलते हैं हीमोरेजिक सिस्टिस। तो ये एक्रोलिन जब ब्लैडर टॉक्सिसिटी कोज करेगा, हीमोरेजिक सिस्टिस, तो हम चाहते ही नहीं कि ये एक्रोलिन बने कभी भी। तो हम क्या करेंगे, इस टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए हम इस ड्रग के साथ मेसना को देंगे। अभी मेसना क्या है, तो मरकेप्टो इथेन सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम आप अच्छे से याद रख लेना। ये दी जाती है, मेसना क्यों दी जाती है कि मेसना जब हम देंगे तो मेसना के अंदर सल्फ़र ग्रुप रहता है। तो सल्फ़र ग्रुप की वजह से ये एक्रोलिन है ना, ये नहीं बनता। जब एक्रोलिन नहीं बनेगा तो इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। तो कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि जब साइक्लोफॉस्फामाइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें कौन सी ड्रग देंगे, तो हम मेसना देंगे, क्योंकि जब टॉक्सिसिटी होगी तो हीमोरेजिक सिस्टिक होगा और हीमोरेजिक सिस्टिक को रोकने के लिए हम मेसना देते हैं ताकि एक्रोलिन कम बने। तो ये आपको याद रखना है। अगर साइक्लोफॉस्फामाइड के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन यही आ सकता है कि पहला तो ये एक प्रो ड्रग है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है, फॉस्फामाइड मस्टर्ड। और तीसरा, ये एक्रोलिन बनाता है जो टॉक्सिसिटी कोज करता है, वो है हीमोरेजिक सिस्टिक। उसको रोकने के लिए हम मेसना देते हैं। तो इतना आपको याद रहना चाहिए इस साइक्लोफॉस्फामाइड में। अभी जो साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग है ये लंग्स कैंसर में यूज़ की जाती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें आपको एक रिंग दिख रही है जो 6 मेंबर की रिंग है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन भी है, फॉस्फोरस भी है और नाइट्रोजन भी है। तो इस रिंग का नाम क्या है, ऑक्सा एजोफॉस्फीन 2 अमाइन। तो ये रिंग का नाम आपको याद रखना है। अगर आप इस रिंग के नाम को अच्छे से देखोगे तो पहला ये ऑक्सीजन को बता रहा है ऑक्सा, और दूसरा एजा बताता है नाइट्रोजन को, ये एजा, और तीसरा फॉस्फो बताता है फॉस्फोरस को। तो इसके नाम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑक्सीजन को पहला इसने बताया, एजो को दूसरा और फॉस्फो को तीसरा। तो अगर इस रिंग का नंबरिंग पूछा जाए तो इसमें ऑक्सीजन, यहाँ इसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं और फिर हम इसको 2 नंबर देते हैं और इसको 3 नंबर देते हैं। बट अगर इसका नाम लिखा रहेगा एग्जाम में, IUPAC नेम दिया रहेगा, तो वहाँ ऑक्सीजन को पहला है तो यहाँ फर्स्ट आ जाएगा, फिर ये एजो बता रहा नाइट्रोजन तो ये 3 आ जाएगा, फिर ये फॉस्फोरस कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। तो इसका नोमेनक्लेचर ऐसे होगा 1 3 2। वहाँ पे 1 2 3 भी ऑप्शन पे होगा पर उसको नहीं करना आपको। 1 3 2 ऑक्सा एजोफॉस्फीन। तो ये 1 3 2 हमने सीक्वेंस क्यों रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन 1 नंबर पे है तो ऑक्सा पहला आ गया, फिर नाइट्रोजन है जो 3 नंबर वाला वो इस नाम में सेकंड नंबर पे आ रहा है, ऑक्सा एजो, फिर फॉस्फोरस लास्ट में आ रहा है, तो इसीलिए सेकंड वाला हमने लास्ट में लिखा है। तो शायद आपको जनरल आइडिया लग गया होगा। अब जो नेक्स्ट ड्रग है उसका नाम है क्लोरमब्यूसिल। तो क्लोरमब्यूसिल के अंदर क्वेश्चंस क्या आता है तो वही हम देखेंगे। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर में इतना पोर्शन देखोगे तो यहाँ फिनाइल है और यहाँ पे 4 मेंबर की कार्बन की चेन है और वहाँ पे लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको बोलते हैं कि ब्यूटारिक एसिड बोलते हैं इस पूरी को। अगर यहाँ पे फिनाइल लगा तो क्या बोलेंगे, फिनाइल ब्यूटारिक एसिड। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड या फिर ब्यूटारिक एसिड डेरिवेटिव कौन सी ड्रग है, तो वो है क्लोरमब्यूसिल। इसीलिए इसके नाम में भी ब्यूसिल आ रहा है,
क्योंकि इसके अंदर ब्यूटाइल ग्रुप है, ब्यूटेरिक एसिड है। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ब्यूटेरिक एसिड डेरिवेटिव कौन सी है, या फिर फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड डेरिवेटिव कौन सी है, तो क्लोरम्ब्यूसिल। और यहाँ पे वही ग्रुप बिस डाइक्लोरो इथाइल ग्रुप। और इसके बाद ये जो ड्रग है यूज़ की जाती है क्रोनिक लिम्फोटिक ल्यूकोमिया में। जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड लंग्स कैंसर में यूज़ की जाती थी, तो ये कहाँ यूज़ की जाती है, CLL क्रोनिक लिम्फोटिक ल्यूकोमिया। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो है मेलफेलान। अभी जो मेलफेलान ड्रग है, तो इस ड्रग का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पे इतना, तो ये आपको एक अमीनो एसिड दिखेगा इतना सा। तो ये कौन सा अमीनो एसिड है, तो ये फिनाइल एलानिन है। आपको पता होगा फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर, देखो आप नेट पे, तो ये एग्जैक्टली यही फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड है। उसकी 4 पोजीशन पे हमने ये एल्किलाइटिन डाइफंक्शनल ग्रुप लगा दिया है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कौन सी एंटी कैंसर ड्रग अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, वो भी फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो ये है मेलफेलान, जो मैंने यहाँ नीचे लिखा है। और ये जो ड्रग है यूज़ की जाती है ओवरियन कैंसर के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। और मल्टीपल माइलोमा में तो सारी ड्रग यूज़ की जाती है, पर ओवरियन कैंसर में मेलफेलान ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, इसलिए आप याद रखना। हमने एल्केलाइटिंग एजेंट की जो पहली क्लास थी जिसका नाम था नाइट्रोजन मस्टर, उस क्लास की चारों ड्रग के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम जो सेकंड क्लास है जिसका नाम है इथाइलिन इमीन, जिसके अंदर ड्रग आती है जिसका नाम है थायोथेपा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको इस ड्रग का नाम याद रखना है और किस क्लास की है, तो एल्केलाइटिंग एजेंट में इथाइलिन इमीन क्लास की है। अब नाइपर 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि एजरीडिन डेरिवेटिव ड्रग कौन सी है, तो वहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें थायोथेपा ड्रग थी। तो थायोथेपा एजरीडिन डेरिवेटिव है। तो ये जो आपको रिंग दिख रही है इसी को हम बोलते हैं एजरीडिन रिंग बोलते हैं। तो ये ड्रग एजरीडिन रिंग डेरिवेटिव है। अब ये ड्रग यूज़ की जाती है ब्लैडर कैंसर के अंदर, और इसका IUPAC नेम भी आप थोड़ा याद रख लेना। इसका IUPAC नेम N ट्राई इथाइलिन थायोफॉस्फोरामाइड है। और इसका मैकेनिज्म एक्शन जो एल्केलाइटिंग एजेंट का हमने कॉमन मैकेनिज्म एक्शन पढ़ा वही है, और साइड इफ़ेक्ट भी इतने याद नहीं रखने हैं क्योंकि हम सब लास्ट में पढ़ने वाले हैं। अब हम जो एल्केलाइटिंग एजेंट की तीसरी क्लास है जिसका नाम है एल्काइल सल्फोनेट, इसके अंदर जो ड्रग है ब्यूसुल्फेन। तो आपको इस ड्रग का नाम याद रखना है क्योंकि ज़्यादा इस ड्रग के बारे में नहीं पूछा जाता, ये कौन सी क्लास की है और इस ड्रग का नाम। इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 मेंबर की चेन है कार्बन की, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये सल्फोनेट ग्रुप है 2। तो बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए। वैसे ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ड्रग यूज़ की जाती है CML बोलते हैं क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, तो वहाँ पे ये ड्रग यूज़ की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है एल्केलाइटिंग एजेंट की, उसका नाम है नाइट्रोसोयूरिया। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है कार्मस्टीन और लोमस्टीन। तो इन ड्रग के नाम याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा कार्मस्टीन किस क्लास की है, तो वहाँ नाइट्रोसोयूरिया आपको याद रखना है। अब देखो नाइट्रोसोयूरिया, तो नाम से ही पता चलेगा इसके ड्रग का स्ट्रक्चर के बारे में। देखो ये जो ग्रुप दिख रहा है ये है यूरिया, और यहाँ पे ये नाइट्रो, और यहाँ पे वही अपने डाइफंक्शनल ग्रुप। तो नाम से ही पता चल रहा है ये नाइट्रोसोयूरिया। तो इन दोनों ड्रग में ये इतना पोर्शन कॉमन रहेगा यूरिया वाला, और इतना पोर्शन कॉमन रहेगा। ये ड्रग यूज़ की जाती है ब्रेन कैंसर के अंदर। तो अब ये ब्रेन कैंसर के अंदर ड्रग यूज़ की जाती है, तो मतलब ये हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगी, तभी ये ब्रेन के अंदर जाती होगी, ब्लड ब्रेन को क्रॉस करके। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखना है आपको। इसके बाद जो 5वीं क्लास है जिसका नाम है ट्रायाजीन, तो इसके अंदर ड्रग आती है वो डी कार्बाजीन। तो इस ड्रग का नाम ही आपको याद रखना है। इसके बाद जो लास्ट क्लास है उसका नाम है मिथाइल हाइड्राजीन। इसके अंदर प्रो कार्बाजीन ड्रग आती है। तो एग्जाम में वहाँ प्रो कार्बाजीन दिया हुआ होगा, तो आपको लगेगा ये डी कार्बाजीन वाली ही क्लास की होनी चाहिए ट्रायाजीन की, तो ऐसे गलत हो जाएगा, तो आप थोड़ा याद रखना इसको। अब जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास का नाम है एंटी मेटाबोलाइट। तो इसके अंदर भी 3 सब क्लास आती है। पहली जो क्लास है उसका नाम है फोलेट एंटागोनाइज। इसके अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है मीथोट्रेक्सेट। ये ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस ड्रग से। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन जानेंगे। तो हमें पहले ये पाथवे देखना है कि जो फोलिक एसिड रहता है हमारे के अंदर, हम लोगों के अंदर, जिसको बोलते हैं विटामिन B9, ये कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलेट में, फिर ये बनाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, फिर ये बनता है थाइमिडाइलेट, फिर प्यूरिन बेस, फाइनली फिर बनता है DNA।
तो इस तरह से पूरा पाथवे चलता है। अगर हम मीथोट्रेक्सेट रख देंगे तो मीथोट्रेक्सेट क्या करेगी, जो डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बन रहा है इस एंजाइम की वजह से, फोलेट रिडक्टेज बोलते हैं जिसको, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, तो इस एंजाइम को मीथोट्रेक्सेट इरिवर्सिबली इनहिबिट कर लेगी, ब्लॉक कर लेगी इस एंजाइम को। जैसे ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा। और इसी के साथ मीथोट्रेक्सेट ये थाइमिलाइडेट सिंथेटेज है, इसको भी ब्लॉक करती है, पार्शियली करती है, कंप्लीटली नहीं करती। तो फाइनली हुआ क्या कि ये डाईहाइड्रो से टेट्राहाइड्रो भी नहीं बनेगा, फिर ये थाइमिलाइड भी नहीं बनेगा, प्यूरिन बेस भी नहीं बनेगा, और फाइनली डीएनए भी नहीं बनेगा। और जब डीएनए नहीं बनेगा तो सेल डिवीजन भी रुक जाएगा। तो इस तरह से ये ड्रग कैंसर में यूज़ की जाती है। तो आपको इतना याद रखना है, ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ कंफर्म होगा कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की जगह सिंथेटेज भी होगा, रिडक्टेज भी दिया रहेगा ऑप्शन में और सिंथेटेज भी दिया रहेगा, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। हमने एक ड्रग पढ़ी थी जिसका नाम है सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट करती है। वो बैक्टीरिया के अंदर पाथवे चलता है और ये ह्यूमन के अंदर चलता है, एनिमल के अंदर। तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमें बस मैकेनिज्म एक्शन याद रखना है ताकि अपना क्वेश्चन निकल जाए। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये जो ड्रग है मीथोट्रेक्सेट, इसका पूरा स्ट्रक्चर फोलिक एसिड से मिलता जुलता है, तभी तो ये फोलिक एसिड के पाथवे के साथ ये इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि इसके जो एंजाइम है वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा फोलिक एसिड है, कौन सी मीथोट्रेक्सेट है, तभी तो ये एंजाइम कंज्यूम हो रहा है मीथोट्रेक्सेट में। तो अगर आप देखोगे फोलिक एसिड का स्ट्रक्चर और मीथोट्रेक्सेट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट मीथोट्रेक्सेट में यहाँ अमीनो ग्रुप रहता है, फोलिक एसिड में यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप रहेगा डबल बॉन्ड वाला यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप रहता है। तो फोलिक एसिड के अंदर ये मिथाइल ग्रुप नहीं रहता है। इतना ही दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। आपको इस ड्रग का स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से याद नहीं रखना है, आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ही याद रखने हैं। जैसे कि इस ड्रग के अंदर ये रिंग पाई जाती है, तो इस रिंग को बोलते हैं टेरिडिन रिंग। जब मैं आपको डायूरेटिक पढ़ा रहा था तब वहाँ पे मैंने एक ड्रग बताई थी जिसका नाम था ट्रायमटेरिन। तो उस ड्रग के अंदर भी मैंने बोला था टेरिडिन रिंग है। वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि विटामिन B9 और मीथोट्रेक्सेट और ट्रायमटेरिन, इन तीनों के अंदर टेरिडिन रिंग पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ग्रुप, इसको बोलते हैं गामा ग्लूटामिक एसिड, तो मतलब एक अमीनो एसिड हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये बेंजोइल ग्रुप है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक याद रहने चाहिए, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रहना चाहिए। अब ये जो ड्रग है ये यूज़ की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, ल्यूकोमिया के अंदर, लंग्स कैंसर के अंदर, लिम्फोमा में भी यूज़ की जाती है। मतलब मल्टीपल यूज है इस ड्रग के, इसीलिए ये ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी मीथोट्रेक्सेट की, तो एंटीडोट क्या दिया जाता है, तो पहले तो हम फोलिक एसिड दे सकते हैं, बाद हम ल्यूकोवोरिन ये भी ड्रग दे सकते हैं मीथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी में। अब मीथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी होती कैसे है, तो अगर हम मीथोट्रेक्सेट को एस्प्रिन, पेनिसिलिन, प्रोबेनासिड और एनासिड इन ड्रग के साथ देंगे तो मीथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब एस्प्रिन एनासिड के साथ कैसे टॉक्सिसिटी हो जाती है वो हम देखते हैं। तो आपको पता है एनासिड और एस्प्रिन, जो एनासिड के अंदर ही एस्प्रिन आती है, तो ये एसिडिक ड्रग है। तो मीथोट्रेक्सेट खुद भी एसिडिक ड्रग है। क्यों है? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके अंदर। तो मीथोट्रेक्सेट प्लाज्मा प्रोटीन पे जाके बाइंड होती है। ये है मीथोट्रेक्सेट, बाइंड हो गई। अब हमने ऊपर से क्या ले ली, एस्प्रिन ले ली, तो एस्प्रिन आ गई। तो एस्प्रिन भी एसिडिक ड्रग है, तो ये भी प्लाज्मा प्रोटीन पे बाइंड होगी। तो जैसे ये प्लाज्मा प्रोटीन पे बाइंड होगी तो मीथोट्रेक्सेट को यहाँ से निकाल देगी। तो मीथोट्रेक्सेट ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा अमाउंट मीथोट्रेक्सेट का, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर तो बाइंड हो रही थी, उसको तो एस्प्रिन ने रिप्लेस कर लिया। तो ब्लड के अंदर मीथोट्रेक्सेट का अमाउंट बढ़ जाएगा। फ्री मीथोट्रेक्सेट क्या करेगी, टॉक्सिसिटी करेगी। तो एस्प्रिन और एनासिड की वजह से टॉक्सिसिटी इसलिए होती है। इसके बाद प्रोबेनासिड और पेनिसिलिन कैसे टॉक्सिसिटी करेगी, तो मीथोट्रेक्सेट का जो एक्सक्रीशन होता है अपने किडनी के अंदर, जो सिक्रेशन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस होता है, वहाँ पे ये इंटरफेयर करती है मीथोट्रेक्सेट के साथ, प्रोबेनासिड और पेनिसिलिन। अब हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है जिसका नाम है प्यूरिन एंटागोनाइज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर 3 ड्रग आती है। एक है 6-मर्केप्टोप्यूरिन, दूसरी है 6-थायोग्वानिन, तीसरी है एजोथायोप्राइम। अब ये जो एजोथायोप्राइम है ये ड्रग अपनी बॉडी के अंदर जाके 6-मर्केप्टोप्यूरिन में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं एजोथायोप्राइम प्रो ड्रग है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट 6-मर्केप्टोप्यूरिन है। अब हम इस ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन देखने से पहले हम थोड़ा प्यूरिन का फंक्शन देखेंगे अपने बॉडी के अंदर।
तो ये जो प्यूरिन बेस होते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो इसके प्यूरिन के ऊपर 2 एंजाइम वर्क करते हैं। एक करते हैं हाइपोजेंथिन, या हाइपोजेंथिन H से मैं लिख रहा हूँ, और दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है HGPRT। अभी मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊँगा आपको, HGPRT। अब ये जो हाइपोजेंथिन जब इस प्यूरिन पे एक्ट करेगा तो यूरिक एसिड बनेगा, और यूरिक एसिड अपने बॉडी से निकल जाएगा यूरिया के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में। और जब ये HGPRT वर्क करेगा, इस एक्ट करेगा प्यूरिन के ऊपर, तो बहुत सारे इंटरमीडिएट बनेंगे। आगे जाके RNA और DNA का सिंथेसिस होगा, इसमें रोल लेता है प्यूरिन का। अब हुआ क्या कि हमने क्या किया, प्यूरिन की जैसी ही, मतलब प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है वैसी ही ड्रग बना दी जिसका नाम था 6-मर्केप्टिव प्यूरिन। तो हमने क्या कर लिया, इस ड्रग को दे दिया। तो अब हुआ क्या, इन दोनों एंजाइम को हो गया कन्फ्यूजन। तो इन दोनों एंजाइम ने एक्ट किया ड्रग के ऊपर। तो जब ड्रग आ जाएगी पाथवे के अंदर, सपोज करो इस RNA और DNA सिंथेसिस के पाथवे के अंदर ये ड्रग के मेटाबोलाइट आ रहे हैं, तो फाइनली DNA फंक्शन और RNA फंक्शन में इंटरफेयर कर लिया इस ड्रग ने। तो इसी तरह सेल डिवीजन रुक जाता है। अब आप इस HGPRT का फुल फॉर्म देख सकते हो, जो ये है कि हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम जब इस ड्रग पे एक्ट करेगा 6-मर्केप्टिव प्यूरिन के ऊपर, वैसे इसको करना चाहिए था प्यूरिन के ऊपर, बस इसने किया 6-मर्केप्टिव प्यूरिन के ऊपर। फाइनली इसने बनाया 6-थायोइनोसिनिक एसिड। अब जो 6-थायोइनोसिनिक एसिड बना, इसने बहुत सारे पाथवे को रोक लिया, जो RNA DNA सिंथेसिस के, और बहुत सारे इंटरमीडिएट बना डाले, जिससे फाइनली जो RNA DNA के फंक्शन रुक गए। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अगर जाना भी है, पढ़ना भी है, तो आप आर्टिकल डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, बट बेसिक आइडिया रहना चाहिए। तो इस तरह से ये प्यूरिन के फंक्शन के साथ ये ड्रग, तीनों ड्रग इंटरफेयर करती है। अब हम पायरिमिडीन एंटागोनाइज क्लास के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर 3 ड्रग आती है, एक है फ्लोरोयूरेसिल, दूसरी है कैपेसिटाबिन, तीसरी है सिटाराबिन ड्रग। तीनों ड्रग के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्लोरोयूरेसिल किस क्लास की ड्रग है, तो वहाँ ऑप्शन में आपको पायरिमिडीन एंटागोनाइज भी होगा, प्यूरिन एंटागोनाइज भी होगा, तो सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप पहले से ही अच्छे से याद कर रखना। जैसे कि ये यूरेसिल है, तो यूरेसिल बेस पेयर के अंदर आपको पता है पायरिमिडीन रिंग रहती है, तो हम वैसे आइडिया लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे फ्लोरोयूरेसिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो पहले तो सिंपल मैकेनिज्म इसका ये याद रख लो कि DNA के अंदर एक बेस पेयर रहता है जिसका नाम है थायमिडीन, जो एडिनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, आपको पता ही होगा। तो इस थायमिडीन का जो सिंथेसिस होता है, इस सिंथेसिस प्रोसेस में ये फ्लोरोयूरेसिल इंटरफेयर करती है। कैसे करेगी वो देखेंगे। तो थायमिडीन कैसे बनता है, तो डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट के ऊपर जब ये थायमिडाइलेट सिंथेटिक एंजाइम एक्ट करता है, जिससे क्या होता है, थायमिडीन बनेगा। फिर ये थायमिडीन आगे जाके DNA बनाएगा। इतना पूरा प्रोसेस अपने को याद नहीं रखना है, बस एक स्टेप याद रखनी है। जब हमने ड्रग ली फ्लोरोयूरेसिल, उसने क्या किया, उसने इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर लिया, थायमिडाइलेट सिंथेटेज को, मतलब खुद यूटिलाइज कर लिया इस एंजाइम को। जब ये एंजाइम यूटिलाइज हो जाएगा तो इस डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट से थायमिडीन नहीं बनेगा। जब थायमिडीन नहीं बनेगा तो थायमिडीन का अमाउंट कम हो जाएगा DNA के अंदर, तो अल्टीमेटली का इम्बैलेंस हो जाएगा थायमिडीन बेस पेयर का, जिससे DNA सिंथेसिस रुक जाएगी या फिर कम हो जाएगी। सिंपल सा मैकेनिज्म एक्शन है, तो आपको बस इस एंजाइम का नाम ही याद रखना है। नेक्स्ट जो ड्रग है, उस ड्रग का नाम है सिटाराबिन। तो सिटाराबिन क्या करती है, ये इनहिबिट करेगी DNA पॉलीमरेज एंजाइम को। और आपको पता है DNA पॉलीमरेज एंजाइम का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है DNA सिंथेसिस में। जब ये एंजाइम ही इनहिबिट हो जाएगा तो DNA नहीं बन पाएगा, तो DNA सिंथेसिस को ये ड्रग रोकती है। इसके बाद ये क्या करेगी, ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी DNA के अंदर, और DNA का जो इलोंगेशन प्रोसेस होता है DNA का, उसको ये रोक लेगी। जिससे DNA का इलोंगेशन नहीं होगा तो DNA सिंथेसिस भी रुक जाएगा। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि सेल साइकिल में ये किस फेज़ को ये अरेस्ट करेगी ये ड्रग, तो ये S फेज़ को अरेस्ट करेगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि S फेज़ के अंदर ही DNA सिंथेसिस होता है। तो इनडायरेक्टली ये S फेज़ को क्या करेगी ये ड्रग, ये अरेस्ट कर लेगी। तो इतना ही सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने एल्कलाइटिंग एजेंट पढ़ा और एंटी मेटाबोलाइट पूरा पढ़ा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम प्लांट ड्रग है जिसमें विनका है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मिसलिनियस ड्रग, एंटीबायोटिक। तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे।
आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखते रहो। थैंक यू।